I am Rajwanti, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी नखलक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज फिर मैं आपके सामने हूँ बायो का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके बायो में 11th क्लास में एक चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड आपको डिस्कस करनी होती है, और उसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड हम आज डिस्कस करने वाले हैं, थायराइड ग्लैंड। शैल वी स्टार्ट? शुरू करें। Here I am. So you can see clearly, name of the gland is thyroid gland. The very first point of this gland is, this is largest endocrine gland. देखेंगे बच्चों, ह्यूमंस की बॉडी में अगर आपको क्वेश्चन आता है विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, आप लिखेंगे थायराइड ग्लैंड। लेकिन वही अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूँ और आपसे पूछूं विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको मार्क करना होता है लीवर। कंफ्यूज नहीं होंगे, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, लेकिन लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आपके लिए थायराइड ग्लैंड है। वन बाय वन सारे फीचर्स को करते हुए चलेंगे। द नेक्स्ट हेडिंग जो आपको पुट ऑन करनी है दैट इज ऑरिजिन। आप सब ने क्लास 10th तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है। आप सबको पता है स्पर्म और एग के फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। जाइगोट में दर बदर डिविजन्स होती चली जाती है और बहुत सारे सेल्स बनते हैं जो 3 लेयर्स में बन जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। आपसे पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड कौन सी लेयर से ओरिजिनेट हुई हैं, तो आपको मार्क करना होगा इसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। एंडोडर्म से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है लोकेशन, कि थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है। आप क्लियरली इमेज में देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रही है नेक के अंदर। तो थायराइड ग्लैंड की जो लोकेशन है वो है एट द बेस ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया आप विंड पाइप को बुलाते हैं बच्चा, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। उसके ठीक सामने एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है जिसको आप थायराइड ग्लैंड बुलाते हो। और यही है आपका अगला क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। आपके पेपर में आ चुका है पहले कि वो कौन सी ग्लैंड है जो बाइलॉब्ड है या जिसको बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड कहा जाता है, और आपका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर में यहाँ एक छोटी सी स्लाइड नज़र आ रही है, मैं इसको एनलार्ज कर देती हूँ आपके लिए। ये देखिए, जब आप थायराइड ग्लैंड का सेक्शन कट करते हैं तो आपको इस तरीके के बहुत सारे पाउचेस नज़र आए। यू कैन सी क्लियरली, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉलिकल्स कहलाती है। मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ आपके लिए, फॉलिकल्स। फॉलिकल लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटिल बैग। लिटिल बैग, जैसे आपके घरों में पॉलीथीन इस्तेमाल होती है, बिल्कुल वैसे ही थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्यूबॉइडल सेल्स के थ्रू अंडरलाइन है। ये है क्यूबॉइडल सेल्स, जिसमें आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इनके बीच में, फॉलिकल्स के बीच में बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है जिसे आप स्ट्रोमा बुलाते हो। मार्क नहीं है, मैं मार्क कर रही हूँ, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, वेसल्स हैं, क्योंकि ग्लैंड भी तो एक ऑर्गन ही है ना, उसको भी सारे तरीके की सप्लाई चाहिए। हमारे जो काम की चीज़ है वो है ये फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के अंदर एक जेल लाइक मटेरियल भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड को आप कोलॉइड बुलाते हो। कोलॉइड, ये कोलॉइड वो केमिकल्स या वो हॉर्मोन्स हैं जो एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड ने बनाए हैं। थायराइड ग्लैंड इतना हार्मोन बना के इन फॉलिकल्स में स्टोर कर लेती है कि आने वाले अगर 1 साल के लिए भी
अगर हार्मोन रिलीज ना हो तो आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको नज़र नहीं आएंगे। शायद ही कोई ग्लैंड आपकी बॉडी में इस लेवल पे लार्ज एक्सटेंट में अपने हार्मोन स्टोर करती हो। तो ये भी आपसे क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी ग्लैंड है जो अपना हार्मोन लार्ज एक्सटेंट पे स्टोर कर लेती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप कि आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज या नेक्स्ट हेडिंग इज हॉर्मोन्स, कि ये कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करती है। द वेरी फर्स्ट नेम जो आप जानते हैं, नंबर 1 थायरोक्सिन, मेन हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसी को आप टेट्रा आयोडोथायरोनिन कह के बुलाते हो। ये नाम एक बार मैं फिर से आपके लिए शुरू से लिख रही हूँ, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अगर मुझे आपका पेपर टफ करना है सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू तो मैं कैसे कर सकती हूँ? ज़्यादा कुछ नहीं करना मुझे, मैं सिर्फ आपसे पूछूँ कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और थायरोक्सिन का अल्टरनेटिव नेम लिख दूँ जो आपको पता नहीं होता। देखिए, टेट्रा का मतलब होता है 4, आयोडो का मतलब आयोडीन के मॉलिक्यूल से, थायरोनिन मीन्स सिक्रेशन ऑफ थायराइड। इसी हार्मोन को T4 भी कहा जाता है। T स्टैंड्स फॉर थायराइड, 4 स्टैंड्स फॉर आयोडीन मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि थायरोक्सिन के 3 नाम हो गए आपके लिए, थायरोक्सिन, T4 या टेट्रा आयोडोथायरोनिन। दूसरा हार्मोन नंबर 2 ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब आप समझदार हो गए हैं। ट्राई मीन्स 3, आयोडो मीन्स आयोडीन के मॉलिक्यूल, थायरोनिन मीन्स थायरोनिन का सिक्रेशन, और इसी हार्मोन को आप T3 भी कह के बुलाते हैं। एंड द थर्ड वन हार्मोन इज कैल्सीटोनिन। 1 बाय 1 सबके बारे में बात करेंगे बच्चा, लेकिन यहाँ पर नोट डाउन करने वाली बात ये है कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनकी कॉम्पोजिशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है आयोडीन मॉलिक्यूल। इसीलिए आपने ऐड देखा होगा ना पेपर में, टाटा आयोडाइज्ड साल्ट। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है वाली भी चल गई अब तो ऐड। अगर आपके नमक में आयोडीन नहीं होता है तो थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलेगा, आयोडीन नहीं मिला तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 फंक्शन करें। हम पहले फंक्शंस कर रहे हैं T3 और T4 के। तो जो आपके सामने स्क्रीन पर फंक्शन नजर आएंगे आपको, वो कंबाइंड फंक्शन, दीज आर फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4, T3 एंड T4 के फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन जो आपको नजर आ रहा है, इट रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे BMR बुलाते हैं। BMR क्या होता है समझेंगे। आप खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, क्या खाना खाते ही एनर्जी मिल जाती है? जी नहीं, खाना खाते ही एनर्जी नहीं मिलती, वक्त लगता है। आपने खाना खाया, वो खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब हुआ, आपका ब्लड अलग अलग जगह अलग अलग सेल्स के पास खाने को लेकर पहुंच जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में वो फूड ऑक्सीडाइज होता है, एनर्जी निकलती है, उससे आप काम करते हो। राइट और रॉन्ग? ऐसा ही है, सबके अंदर सेम प्रोसेस हो रहा है। कैसे पता चलेगा कि कितनी एनर्जी किस पार्ट को देनी है? इस बात का रेगुलेशन या मॉनिटरिंग थायराइड ग्लैंड करता है। ठीक है, जो खाना आपने खाया, कितना खाना डाइजेस्ट होगा, उससे कितनी एनर्जी निकलेगी और किस पार्ट को मिलेगी, दिस इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। सेकेंड फंक्शन, इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। बता दिया मैंने कि खाना कैसे डाइजेस्ट होगा और कितनी एनर्जी मिलेगी, ये डिसाइड करेगा। नंबर 3, इट मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आपकी बॉडी में वाटर और आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, वो यही डिसाइड करेगा। एंड नंबर 4, इट सिक्रेट थायरोकैल्सीटोनिन। जो थर्ड हार्मोन आपने किया था उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि कैल्सीटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। एंड द नेक्स्ट इज नंबर 5, इट सपोर्ट प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, और इसी प्रोसेस को आप बोलते हो इराइथ्रोपोएसिस। इराइथ्रोपोएसिस। ठीक है, कुछ और फंक्शन है जो यहाँ नहीं लिखे हुए, बट आपके नीट में क्वेश्चन पूछे हैं एनटीए ने, तो नंबर 6 डाल के मैं आपको ऐड करके दे रही हूँ। ठीक है, थायराइड का काम होता है इट स्टिमुलेट्स डिफरेंशिएशन
ऑफ सेल्स। डिफ्रेंशिएशन को आप स्पेशलाइजेशन कह के याद कर सकते हैं बच्चा। आगे जाएंगे आप एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे, जो रूटीन कोर्स आपका शुरू होगा वो सबका सेम होगा। आगे जाके ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है, कोई हार्ट का डॉक्टर बनेगा, कोई स्किन का बनेगा, कोई ब्रेन का बनेगा। इसी को स्पेशलाइजेशन होना बनता है बोलते हैं। आपकी बॉडी में जाइगोट से जो सेल बने थे वो सारे एक जैसे बने थे, बिल्कुल सेम सेम। बाद में डिसाइड हुआ कि कौन सा सेल आइज बनाएगा, कौन सा सेल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाएगा, किस सेल ने ब्रेन बनाया, किस सेल ने बाकी के पार्ट्स बनाए। इसी को डिफ्रेंशिएशन होना बोलते हैं। तो ये कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट करेंगे। यहाँ से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा था नीट ने आपसे पूछा था कि टैडपोल से फ्रॉग बनाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए। आप सबको पता है टैडपोल फ्रॉग के लार्वा को बोलते हैं। वो लार्वा जो देखने में फिश जैसा नज़र आता है, जिसकी फीडिंग हैबिट, जिसकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग है फ्रॉग से। अब आपने ऊपर अभी किया कि डिफ्रेंशिएशन के लिए चाहिए आपको थायरोक्सिन हार्मोन, तो इसका आंसर भी यही था। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है सबको? चलिए नंबर 7 पे चलेंगे। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके पेपर में नीट में एक बार पूछा गया था कि एक फीमेल है, वो डॉक्टर के पास गई है और उसका बच्चा जो है वो मेंटली रिग्रेस्ड है, ठीक है, तो किस वजह से ये सब कुछ हुआ होगा। और आपका आंसर था उस वक्त कि शायद जिस टाइम वो फीमेल प्रेग्नेंट थी उसको थायराइडिज्म की प्रॉब्लम रही होगी, उसकी वजह से उसके बच्चे का, क्योंकि बच्चा तो मदर पर डिपेंड है ना हर चीज़ के लिए, तो उसी वजह से उसके बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट मैंने बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन आया था नंबर 7। लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट, ये रेगुलेट करता है किडनी के फंक्शंस को। इट रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ या द फंक्शन ऑफ किडनी। वैसे अलग लिखने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, आपने यहाँ लिखा कि थायराइड ग्लैंड इराइथ्रोपोएसिस यानी रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। और आप जब किडनी पढ़ेंगे, मैं किडनी पढ़ाऊंगी आपको, वहाँ भी आप यही पढ़ेंगे कि किडनी इराइथ्रोपोएसिस को कंट्रोल करती है। कैसे करती है, डिटेल प्रोसेस हम बाद में करेंगे। अगर ये इसके फंक्शन को कंट्रोल कर रही है तो ये भी सेम ही फंक्शन कर रहा होगा, तो ये आए या ये आए आपको सेम ही लिखना है। थायराइड ग्लैंड किडनी को कंट्रोल करती है और किडनी इराइथ्रोपोएसिस को कंट्रोल करती है। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? क्लियर है? नोट कर लिया सबने? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए आगे बढ़े। अगर वैसे तो मैंने आपको बोल दिया कि थायराइड ग्लैंड इतना हार्मोन बना लेती है कि 1 साल तक काम नहीं करेगी तब भी बात बन जाएगी। स्टिल हर घर में कोई ना कोई पेशेंट तो थायराइड का है, किसी की मम्मी, किसी के पापा, किसी के दादा दादी सुबह उठ के थायराइड की टैबलेट्स तो खा रहे हैं, है ना। तो थायराइड से जुड़े डिसऑर्डर 2 तरीके के हो सकते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है लेस और हाइपर का मतलब होता है मोर। प्रॉब्लम 2 तरीके से आ सकती है कि जी या तो थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन बना रही है या ज़्यादा बना रही है। अगर कम बना रही होती तो यही प्रॉब्लम हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाती, और अगर ज़्यादा बना रही है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसकी कैटेगरीज बना दी गई। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर जो सबसे पहली डिजीज़ आपको पढ़नी है दैट इज़ मिक्सोइडिमा। इम्पॉर्टेंट बात, एडल्ट्स। कई बार आप नीट में इजी क्वेश्चन देखकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि आपको लगता है ये तो मुझे आता था, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ रहे हैं यानी कि वो डिजीज़ है जो लेस थायरोक्सिन की वजह से कॉज हो रही है। मिक्सोइडिमा एडल्ट में होने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हुई है। देखो बच्चा, अभी अभी आपने बोला कि थायराइड ग्लैंड आपका बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करती है कि कितना फूड ऑक्सीडाइज होगा, कितनी एनर्जी मिलेगी। आपको नहीं लगता कि अगर ये कम अमाउंट में रिलीज़ होगा तो उसकी वजह से आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट तो हो रहा है बट ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, आपको एनर्जी नहीं मिल रही है। इसकी वजह से फूड जो है वो जगह जगह एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, वेट गेन।
आपने घर में बहुत बार बोलते हुए सुना होगा, 2 तरीके की थायराइड होती है, एक में आदमी पतला हो जाता है, एक में मोटा हो जाता है। अब उनको नहीं पता बेसिकली कौन सी दिक्कत है, बट येस अब आप उनको बता सकते हो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होता है। अच्छा, अब आपका फूड ऑक्सीडाइज हो नहीं रहा, जगह जगह डिपॉजिट हो रहा है, तो एनर्जी कैसे निकलेगी? और जब एनर्जी नहीं निकलेगी तो आलस तो अपने आप ही आएगा, लेथार्जी। भाई उछल कूद करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए आपको। नेक्स्ट, स्किन ड्राई हो जाएगी। जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तो वाटर भी रिलाइज होता है, अगर वाटर रिलीज नहीं होगा तो स्किन ड्राई पड़ जाएगी, अगर स्किन ड्राई पड़ जाएगी तो हेयर लॉस होने लग जाएगा। इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी टेक्निकली वीक है, आप ठंड सहन नहीं कर पाओगे, ठीक है। और क्योंकि थायराइड ग्लैंड या थायरोक्सिन हार्मोन आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी था, मेंटल ग्रोथ के लिए, वो होगी नहीं तो आप छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज रहा करोगे। अब वो चीज़ें जो आपके क्लासमेट्स इजीली कर लेते हैं आपसे नहीं होती, डिप्रेशन की वजह बनेगी, सो डिप्रेशन कॉज हो जाएगा। आई गेस पहले डिजीज़ क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट डिजीज़, गोइटर, बहुत कॉमन सी है, आप सबने सुन रखी है। गोइटर की वजह होती है थायरोक्सिन हार्मोन का कम रिलीज होना, क्योंकि अभी भी आप हाइपोथायरॉयडिज्म ही पढ़ रहे हैं। गोइटर का जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि आप सोल्ट तो खा रहे हैं लेकिन आपके सोल्ट में आयोडीन प्रेजेंट नहीं। पहला क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए थे आप, 9 पे पहुंच गए थे। आपसे पूछते हैं वो कौन सी डिजीज़ है जो आयोडीन कम खाने की वजह से होती है। भी आयोडीन कम खाओगे थायरोक्सिन नहीं बनेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा और इसी को आप गोइटर बोलते हो। आपसे इसी में पूछते हैं कि वो कौन सी डिजीज़ है जो हिली एरियाज़ में ज़्यादा होती है। ऐसा मानते हैं कि हिली एरियाज़, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग नमक कम खाते हैं। तीसरा आपसे पूछते हैं कि वो कौन सी डिजीज़ है जिसमें नेक में स्वेलिंग आ जाती है। जिनको गोइटर होता है ना, उनकी नेक आगे से आपको सूजी हुई मिलेगी, ठीक है। गोइटर, क्या इलाज है इसका? थायरोक्सिन बाहर से सप्लाई कर दो, भाई जो चीज़ बॉडी के अंदर नहीं मिल रही है वो बाहर से दे दो। सुबह उठ के वो लोग फिर थायरोक्सिन की टैबलेट्स खाते हुए मिलते हैं। कितनी डोज मिलेगी? 1 डोज, 2 डोज, 15 mg, 10 mg, वो सब आपको डॉक्टर बताते हैं। नंबर 3, क्रेटिनिज्म। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर एडल्ट में है तो आपने उसको मिक्सोइडिमा बुलाया, और अगर बच्चों में है तो उसे आप क्रेटिनिज्म बुला रहे हो। देखेंगे बच्चा, आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट थायरोक्सिन कंट्रोल कर रहा था। फूड टूटेगा, एनर्जी मिलेगी तो सेल डिवाइड करेंगे, डिफ्रेंशिएशन होगा, आपकी हाइट बढ़ेगी। अब एनर्जी मिल नहीं रही, क्यों? क्योंकि थायरोक्सिन नहीं है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तो हाइट कैसे बढ़ेगी? सो ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, जिसके वजह से ड्वार्फिज्म आएगा। अच्छा, थायरोक्सिन जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो बन नहीं रहा, मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगी। इसके बाद आपको ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ना सिर्फ बाकी बॉडी पार्ट्स में बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में भी तो चाहिए। जब वही नहीं बनेगा या हार्मोन सही से नहीं बनेंगे तो सेक्सुअल मैच्योरिटी भी या तो डिले होगी या लैक हो जाएगी। और ऐसा बच्चा जिसको ऐसी प्रॉब्लम है उसे क्रेटीन कहा जाता है। क्रेटीन पेशेंट को कहते हैं, पेशेंट को। ऐसा बच्चा आपको फिजिकली वीक दिखाई देगा, उसकी चेस्ट आपको बाहर की तरफ उभरी हुई नजर आएगी और पेट अंदर की तरफ नजर आएगा। जैसे कबूतर होता है ना, कबूतर चलता है उसकी छाती आगे की तरफ होती है। इसीलिए इस डिजीज को आप पीजन्स चेस्ट डिजीज भी बुलाते हो, पीजन्स चेस्ट डिजीज, ठीक है। बढ़ सकते हैं आगे यहाँ तक, ठीक है, लिख लिया सबने। सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं। सेकंड कैटेगरी है हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी जब थायराइड ग्लैंड एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन बना रही है, बहुत ज़्यादा बना रही है, इतना नहीं चाहिए था। तो जो पहले ही डिजीज़ आपके सामने आ रही है दैट इज़ ग्रेव्स डिजीज़। देखिएगा बच्चों, अगर आपकी थायराइड ग्लैंड का साइज़ बड़ा हो जाए तो फॉलिकल का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। अब जितने ज़्यादा फॉलिकल उतना ज़्यादा हार्मोन, और जितने ज़्यादा हार्मोन उतना ज़्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फूड ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जैसे ही आपने खाना खाया एकदम से एनर्जी मिल गई, थोड़ी देर के बाद एग्जॉस्ट हो गई, लेथार्जिक कंडीशन आ जाएगी। प्लस अगर सब कुछ टूट के आपको लगातार एनर्जी देता रहेगा, कुछ भी स्टोर नहीं होगा तो आप दुबले पतले हो जाओगे, यानी कि जो पेशेंट होगा वो थिन एंड लीन नज़र आएगा।
मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था कि दो तरीके की थायराइड होती है, एक जिसमें वेट गेन होता है, एक जिसमें वेट लूज होता है। तो अगर आप थायराइड की वजह से मोटे हो रहे हैं तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड की वजह से पतले हो रहे हैं तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। आधे डॉक्टर बन जाएंगे आप, बस तसल्ली से सुनते रहिएगा। सेकेंड डिजीज देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म में, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर। गोइटर हो रहा था थायरोक्सिन की कमी की वजह से, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर होता है थायरोक्सिन की एक्सेस होने की वजह से। नाम को ध्यान से देखिए जरा, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर की तरफ, ठीक है। ऑप्थैल्मिक आईज से जुड़ा हुआ है, आंखों के डॉक्टर को या आंखों की स्टडी को ऑप्थैल्मोलॉजी बुलाते हैं। ऑप्थैल्मोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, ऑप्थैल्मो मतलब आईज, आंखों के डॉक्टर को ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट बुलाते हैं। एक्स ऑप्थैल्मिक गोइटर, ऐसा गोइटर जिसमें आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई नजर आए, जैसे हरियाणा में बोलते हैं, हमारी मम्मियाँ बोलती हैं इतना कमज़ोर हो गया तुर्त को तो आंखें आंखें दिख रही हैं, ठीक है, वही वाला है ये एक्स ऑप्थैल्मिक गोइटर। आपकी पूरी बॉडी का BMR बढ़ जाने से, बाकी बॉडी तो थिन एंड लीन है, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ पतला सा है, तो ऐसा लगेगा जैसे आंखें बाहर की तरफ निकली हुई हैं, ठीक है, ऐसे ही डरावनी, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अगेन एंड अगेन आपको सेम बात बता रही हूँ। अगर सिर्फ गोइटर लिखा आया तो वो थायरोक्सिन की कमी की वजह से हो रहा है, अगर एक्सोप्थैल्मिक गोइटर लिखा आया थायरोक्सिन के एक्सेस से हो रहा है। अगर मेक्सॉइडिमा पूछा तो एडल्ट में हो रहा है, और क्रेटिनिज्म पूछा है तो वो बच्चों में हो रहा है। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ना और उसके बाद ही आंसर करना। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मेरे ख्याल से थायराइड ग्लैंड हो जाता है ख़त्म। अगर आपको समझ आ गया है तो थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आपने क्या सीखा और मैंने क्या बताया। एक पॉइंट छूट गया है अभी तक। आपने कहा कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो आप बाहर से हार्मोन सप्लाई करवा दो, ठीक है। हाइपर हो जाए तो क्या करेंगे? मोस्टली हाइपर के लिए भी टैबलेट्स होती हैं, बट अगर परमानेंट इलाज की तरफ हम चलते हैं, देखो थायराइड ग्लैंड का साइज़ हो गया बड़ा, वो ज़्यादा हार्मोन बना रही है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, उसको कटवा के छोटा करवा दीजिए। तो एक माइनर सी सर्जरी होती है जिसमें थायराइड का एक हिस्सा निकाल के अलग करवा देते हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चन की तरफ देखें, आपने क्या सीखा क्या नहीं। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द मेन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, कौन सा हार्मोन है मेनली जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है? T4 जिसको आपने थायरोक्सिन कह के बुलाया था, T3 जिसको आपने ट्राई आइडो थायरोनिन कह के बुलाया था, या फिर दोनों, और या फिर TSH। TSH की फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप पहले क्वेश्चन पढ़ते थे कि कौन सी ग्लैंड आपकी बॉडी में जिसको मास्टर ग्लैंड बुलाते हैं, पिट्यूटरी आंसर करते थे। रीज़न होता था कि पिट्यूटरी सारे ग्लैंड को सिग्नल भेजती है काम करने के लिए, और उन्हीं में से एक हार्मोन TSH भी है। तो TSH रिलीज होता है पिट्यूटरी के थ्रू, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, इसको तो पहले ही काट देते हैं। अब या तो ये या दोनों ही रिलीज हो रहे थे, और आपने जितने भी फंक्शन किए कंबाइंड फंक्शन किए, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? C। सबका क्वेश्चन मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है सबका? अरे सब इंटेलिजेंट हो, सभी का मैच कर रहा होगा, आई एम श्योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आयोडीन डेफिशिएंसी कैन कॉज, क्या बीमारी है जो आयोडीन डेफिशिएंसी से हो सकती है? वन बाय वन करें। पहला गोइटर हो सकता है क्या? बिल्कुल, आपने किया था हाइपोथायरॉयडिज्म में आयोडीन की कमी हो जाती है, थायरोक्सिन नहीं बनता तो गोइटर हो जाता है, हीली एरियाज में होता है, नेक में स्वेलिंग आ जाती है, हो सकता है, यस कर लेते हैं। थायराइड कैंसर हो सकता है क्या? कैंसर का मतलब होता है एक सेल का एक्सेसिवली डिवाइड करना जिससे थायराइड ग्लैंड सूज जाए, ऐसा कुछ पूछा है? नहीं पूछा। सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल होता है गांठें पड़ जाना, क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया आपको कि थायराइड में गांठें पड़ जाती हैं? थायरोडाइटिस, जब भी किसी चीज़ के पीछे ITIS लगा हो, इट मीन्स इन्फ्लेमेशन,
नेफ्राइटिस, किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना। क्या इन्फेक्शन पूछा है? नहीं। सो योर करेक्ट आंसर इज गोइटर। मैच कर रहा है आंसर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए नेक्स्ट, ग्रेव्स डिजीज और बेसडॉस डिजीज किस वजह से हो जाती है? बच्चा ये नाम शायद मैंने आपको थ्योरी करवाते हुए नहीं करवाया, आप अल्टरनेटिव नाम में लिख दीजिए कि ग्रेव डिजीज को ही बेसडॉस डिजीज बुलाते हैं। अब बताइए किस वजह से हो जाता है? 10 सेकेंड्स ले लीजिए। पहला ऑप्शन हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, क्या एड्रीनल ग्लैंड के ज़्यादा काम करने की वजह से? तो अभी तक एड्रीनल ग्लैंड तो पढ़ी नहीं है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज में होते हैं, दोनों ही ऑप्शन कट कर देते हैं, बचा दिए। या तो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रही है हाइपर, या कम काम कर रही है। कहाँ पढ़ा है आपने? शाबाश, गेस। यस, हाइपर एक्टिविटीज़ की वजह से, जहाँ पर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रही थी, पेशेंट थिन एंड लीन हो रहा था, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ रहा था। सही है सबका? अगर सबका सही आ रहा है तो सब कमेंट में थंब भेजेंगे मुझे, वो थंब सिंबल होता है ना कि यस समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो थायराइड ग्लैंड से एसोसिएटेड नहीं है? अभी तो आसान लग रहा है ना, एक ही टॉपिक पढ़ा है, जो नहीं पढ़ाई है वो आप कर सकते हैं। क्रेटिनिज्म पढ़ाई है क्या? बिल्कुल, बच्चों में थायरोक्सिन की कमी से हो जाती थी। मिक्सोइडिमा बड़ों में हो जाती थी थायरोक्सिन की कमी से। गॉइटर थायरोक्सिन की कमी, आयोडीन की कमी से। एक्रोमेगैली नहीं, एक्रोमेगैली किसी और ग्लैंड से जुड़ी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो द आंसर इज एक्रोमेगैली। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन क्रॉनिकली डेफिशिएंट पेशेंट्स दिस एबनॉर्मेलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इनमें से क्या है जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट यानी स्वेलिंग देखी गई है? पहला, इम्पेयर्ड कन्वर्जन ऑफ T3 एंड T4, मतलब कि शायद उस जीन में म्यूटेशन हो जाए जो ये हार्मोन बना रहे थे, हार्मोन सही से ना बन रहा हो, उसका इसके एनलार्जमेंट से कोई रिलेशन अभी तो नहीं बताया है, क्रॉस कर लेते हैं। रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ थायरोपेरोक्सीडेज, ऐसा कोई नाम मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है। एलिवेटेड लेवल ऑफ TSH, कि पिट्यूटरी ज़्यादा सिग्नल भेज रही है थायराइड को कि आप ज़्यादा काम कीजिए, इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो सकती है क्या? लग तो रहा है ना, कि अगर ज़्यादा सिग्नल भेजेगी थायराइड तो उतना ही हार्मोन सिक्रेट कर सकती है जितना करेगी। अब ज़्यादा फंक्शन करने के लिए वो अपना साइज़ बढ़ा लेती है, तो शायद हो भी सकता है कि साइज़ बढ़ जाए, शायद, हाँ अभी भी डाउट में है। नेक्स्ट, एंटीबॉडी दैट बाइंड्स टू TSH रिसेप्टर इन द थायराइड ग्लैंड, इन सब चीज़ों का एंटीबॉडी से तो मैंने कोई रिलेशन बताया ही नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज एलिवेटेड लेवल ऑफ TSH। नेक्स्ट चलिए, the process through which thyroid gland collects iodine from blood is known as, भाई आयोडीन तो ब्लड के साथ ही बह रहा है ना, एब्जॉर्ब हुआ होगा डाइजेस्टिव सिस्टम से, पूरे ब्लड में जा रहा होगा। थायराइड कैसे चुन चुन के निकालते हैं? फिशिंग करती होगी ना, नेट में जाला डाला, थायरोक्सिन फंसी और पकड़ लिया। क्या बोलते हैं इस चीज़ को? आयोडीन कलेक्शन, आयोडीन ट्रैपिंग, आयोडीन आइसोलेशन, सेलेक्टिव कलेक्शन ऑफ आयोडीन, सारी ही टर्म्स आयोडीन से रिलेटेड है। कैन एनीबॉडी गाइस? शाबाश। मैंने कहा ना, जाला डालती होंगे मछली पकड़ने के लिए, बोला तो ट्रैप करना, मैंने हिंट भी दिया आपको, देखो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की कौन सी लेयर है जो आगे जाके डिफ्रेंशिएशन में थायराइड ग्लैंड बनाए? अब मैंने बताया था तीनों लेयर के नाम, एक्टो, मेसो, एंडो, तीनों नजर आ रहे हैं आपको, और पहला ही पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि ओरिजिन जो है इसका कैसा है? एंडोडर्मल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। जिसे नोट डाउन नहीं किया था फिर से नोट डाउन करेंगे। अब जितनी बार भूल जाते हैं ना बच्चा, उतनी बार लिखिए, आगे पीछे ऊपर नीचे, बार बार लिखेंगे, बार बार वो चीज़ आपकी आंखों के आगे से गुजरेगी, पक्का याद हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन है क्या? आज के लिए यहीं तक, क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ जाता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर ज़्यादा ही पसंद आ जाता है तो थैंक यू भी भेज सकते हैं कमेंट में। ओके, बाय बाय, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट
उसमें वीडियो में नेक्स्ट ग्लैंड के साथ। ठीक है, बाय, थैंक यू।